लास्ट टाइम जो किए थे वो करे सॉल्व आप लोगों ने घर पे? समझ में आ यस गया? सर। किसी क्वेश्चन में यस कोई सर। डाउट है? नो सर। चलो नो सर। ठीक है, अब हम आ गए हैं प्लानिंग पे, है ना? देखो ठीक है, तो प्लानिंग से पहले अपन ने रिस्क असेसमेंट सीखा है। क्या सीखा है भाई सबसे पहले? इससे पहले अपन ने क्या सीखा था? प्लानिंग से रिस्क पहले क्या? असेसमेंट। पहले अपन ने सीखा था रिस्क असेसमेंट। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न कि भाई रिस्क होता क्या है। और उसमें अपन ने समझा कि भाई ऑडिट रिस्क है क्या। ऑडिट रिस्क है इस बात का डर ऑडिटर को कि भाई जो वो ओपिनियन यहाँ पर फ्रेम करे देगा, जो अपना ओपिनियन देगा, वो ओपिनियन यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हो सकता है व्हेन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ये हमने सीख लिया था। इस बात का डर है भाई ऑडिटर को कि भाई मैं एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दूं, मैं ये कह दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो सभी मायनों में सही तरीके से बने हुए हैं, जबकि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट उनके अंदर है। इस बात का डर जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क कहते हैं। ये आ गया था समझ में? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये हमने इससे पहले वाले में पढ़ा। और हमने ये देखा कि कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप ये देखते हो कि उस ऑडिट को करने में रिस्क कितना है, और ये जो प्रोसीजर है इसको रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो रिस्क असेसमेंट से हमको ये पता चलता है भी इस बात का कितना रिस्क है कि मैं एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन यहाँ पर दे दूंगा। वो कैसे होगा वो हमने ऊपर सीखा हमने कि भाई रिस्क असेसमेंट आप लोग करेंगे कैसे, मिस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो पूरा प्रोसीजर हमने वहां पे सीखा। आ गया वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? यस सर। नाउ दी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम कह रहे हैं कि भाई वंस दी रिस्क असेसमेंट इज कंप्लीटेड, जब आप ये रिस्क असेसमेंट कर लोगे कि भाई रिस्क है कितना, तो हम फिर ऐसा नहीं सीधा ऑडिट स्टार्ट कर देंगे। हम ऑडिट को प्लान करना स्टार्ट करेंगे। हम प्लान करेंगे, और प्लान करने के बाद जो है एज पर आर प्लानिंग हम जो है वो क्या करेंगे यहाँ पर अपना काम चालू करेंगे, फिर हम जो है वो ऑडिट चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने? यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि भाई आपका प्लानिंग करने का पर्पस क्या होता है। देखो प्लानिंग करने का पर्पस बस इतना सा है कि ऑडिट हमारी जो है वो इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाए। किस में कंप्लीट हो जाए? यहाँ पे इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? द ऑब्जेक्टिव ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है आईएसए 300 के अंदर, प्लानिंग एंड ऑडिट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आईएसए जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के, उसका जो 300 पॉइंट नंबर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई ऑडिटर का क्या प्लानिंग को लेकर के उद्देश्य होता है, या वो प्लानिंग क्यों करता है। वो प्लानिंग इसलिए करता है कि भाई जो है इफेक्टिव मैनर में आप ऑडिट को कंप्लीट कर सके। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया भाई? यहाँ पे लाइन याद रह जाएगी आपको? यस और नो? सिंपल सी चीज है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई ऑडिटर का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग को लेकर के, इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाए, परफॉर्म कर पाए उसको, बस इतना सा है। आगे कहते हैं ऑडिट जो है वो पोटेंशियली कॉम्प्लेक्स काम है, रिस्की है, एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है यहाँ पर। Although firms have internal manual standardized procedure, it is vital that engagements are planned। तो ये जरूरी है कि भाई आप अपने एंगेजमेंट को क्या करें, यहाँ पर प्लान करें। ठीक है, ये जरूरी है। प्लानिंग का क्या फायदा होगा? आप लोगों ने 12th में बिजनेस पढ़ी है? यस सर। ठीक है, तो वहां हमने पढ़ी थी प्लानिंग के बारे में। यस सर। तो इन अ सिमिलर देखो प्लानिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है ना, प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हो, और उसके प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है वो इन्होंने यहाँ पर इसी तरीके से डिस्कस करी है। ठीक है, पहला ये कहते हैं कि भाई आप इंपॉर्टेंट एरियाज में अप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाओगे। आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे क्लाइंट के जो ऑडिट में कर रहा हूँ, जो मेरा क्लाइंट है, तो उसमें इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, तो वो आप उस पर ध्यान दोगे, अनइम्पॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान नहीं दोगे। काम बिखेर के नहीं करेंगे। किसी के घर में शादी हो रही है और आप शादी की प्लानिंग नहीं करते हो अगर, तो बहुत हौच पौच जैसी सिचुएशन हो जाती है ना, सब भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कब रिश्तेदार आ रहा है, खाना क्या बन रहा है, कौन सा प्रोग्राम कब हो रहा है, तो बहुत परेशान हो जाओगे। तो आप एक शादी भी करते हो घर में तो उसकी प्लानिंग करते हो ना,
अच्छे से कि भई हाँ, इस टाइम पे हम लोग ये जो है इस टाइम पे मेहंदी होगी, इस टाइम पे हल्दी होगी, इस टाइम पे सगाई होगी, इस टाइम पे फिर जो है वो शादी का प्रोग्राम होगा, मंडप होगा, जो भी है। फिर फेरे होंगे, फिर उसके बाद रिसेप्शन होगा, क्या खाने में होगा, कौन चाचा को लेने जाएगा, कौन ताऊ जी को लेने जाएगा, कौन एयरपोर्ट जाएगा, कौन रेलवे स्टेशन, ये सब प्लानिंग करते हैं हम लोग, ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से हो, टाइमली, इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है? पैसा भी हमारा खराब नहीं हो, समय पर भी हम काम कर पाएँ। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. तो इन अ Yes, sir. सिमिलर मैनर जब आप अपने क्लाइंट की ऑडिट करेंगे तो उस ऑडिट को भी आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि आप एप्रोप्रिएट एरियाज़ पे जो है वो अपना ध्यान दें। अनइम्पोर्टेंट एरियाज़ पे आप ध्यान नहीं दें, ठीक है? समय रहते आइडेंटिफाई एंड रिज़ॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। तो अगर किसी तरह की बड़ी समस्या आ सकती है तो उसको समय पे हम लोग सॉल्व कर लें। वो हमें पता चल जाए कि भई क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम उसी टाइम पे रिज़ॉल्व करें। ऑडिट को ऑर्गेनाइज़ करें, मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है टाइम से, और एफिशिएंट मतलब होता है कि कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में, ऑप्टिमम कॉस्ट में हम काम को। पता है इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्ड के बारे में सुना है आपने पहले? Yes, sir. ठीक है ना? इफेक्टिवली Yes, sir. टाइमली समय रहते हम काम को कंप्लीट कर पाए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि इन अ ऑप्टिमम कॉस्ट। ऐसा नहीं हो कि हम ऑडिट करें और बहुत सारा पैसा हम लोगों का खर्च हो जाए और उसका रिजल्ट भी जो है वो सही से नहीं निकले। ठीक है? और प्लानिंग के मेंबर्स हैं कि भई हम सही टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करें जिनके अंदर एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंसी हो, ठीक है? डायरेक्ट एंड सुपरवाइज़ द टीम। ठीक है ना? टीम को डायरेक्शंस देने के लिए आपके पास प्लानिंग होगी तो डायरेक्शन दोगे, प्लानिंग नहीं होगी तो डायरेक्शन कहाँ से दोगे? और रिव्यू भी, ठीक है? रिव्यू का मतलब क्या होता है? जब कोई काम हो जाता है, उस काम को आप खुद देखते हो या आपका अगर सीनियर देख रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ रिव्यू। येस और नो? हाँ या ना? ऐसा Yes, होता sir. है? जैसे से फॉर एग्जांपल रिव्यू शब्द को कैसे एक्सप्लेन किया? आपने प्लान किया कि भई मेरे को 30 डेज़ के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 15 दिन हो गए, तो आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो भई मेरी प्रोग्रेस क्या है? क्या मैं मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं पीछे चल रही हूँ या मैं आगे निकल गई हूँ? येस और नो? हाँ या ना? Yes. ऐसा Yes, होता है। sir. बट अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव एनी प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग कर ही नहीं हो, बिना प्लानिंग के आप पढ़ने बैठ गए। देखो पढ़ाई के साथ भी ऐसी चीज़ ही है कि आपको एक समय के अंदर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है, ज़रूरी चीज़ है ना। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस का जो है वो मेज़रमेंट करते रहें समय अनुसार, ठीक है? तो लेकिन अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो ये सब चीज़ें कैसे होगी? क्या आप अपना काम रिव्यू कर पाओगे अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो? ये सोचिए। कंपैरिज़न किससे करेंगे? देयर इज़ नो No, sir. स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिज़न ना, देयर इज़ नो प्लान फॉर कंपैरिज़न। ठीक है, चल रहा है काम। एंड इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ अदर्स सच एज़ एक्सपर्ट्स एंड इंटरनल ऑडिट। और दूसरे भी जो हमारे काम है उनके साथ हम साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ। तो दीज़ आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। आ गया भाई समझ में क्या-क्या प्लान बेनिफिट्स हैं? पहला कि भई एप्रोप्रिएट अटेंशन हम इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे दे पाएँ। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई एंड रिज़ॉल्व कर पाएँ समय ऑन अ टाइमली बेसिस, ठीक है? ऑडिट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज करें कि वो इफेक्टिवली या एफिशिएंटली वो कंप्लीट हो जाए। टीम मेंबर्स एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज के और कॉम्पिटेंसी के हम लोग सेलेक्ट कर पाएँ और टीम को डायरेक्शन दे पाएँ, सुपरवाइज कर पाएँ, उनका काम रिव्यू कर पाएँ और दूसरे भी जो लोग हमारे साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ काम हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएँ। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। आ गया भाई समझ में? क्लियर है? बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग सिंपल सी चीज़ है। Yes, sir. ठीक है? तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर और ज़्यादा टाइम हम लोग डिवोट करेंगे। प्लानिंग इंश्योर दैट द रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग अ पुअर Excuse me, क्वालिटी sir. ऑडिट। हाँ, पूछिए। Sir, आपकी आवाज बीच-बीच में अटक रही है। मेरी आवाज़ बीच-बीच में अटक रही है? एक सेकंड।
ओके, आवाज आ रही है अभी मेरी यहाँ पे क्लियर? Yes, sir. अब तो नहीं अटक रही आवाज? No, sir. चलिए ठीक। नेक्स्ट ये कहते हैं कि भाई प्लानिंग, ISA 300 का पॉइंट 2 कहता है कि भाई प्लानिंग इंश्योर करता है कि भाई हम पुअर क्वालिटी ऑडिट नहीं करें, है ना, और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देने का जो रिस्क है वो भी रिड्यूस होता है इससे एक्सेप्टेबल लेवल से, इस लेवल तक कि उसको एक्सेप्ट किया जा सके। थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा इसे, फिर भी कितनी भी कोशिश कर लो, बट एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। आगे समझ में क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कंडक्टिंग द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISA, ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर मस्ट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISA। तो भाई हम ऑडिट कैसे, ऑडिट आप करोगे कैसे? तो ऑडिट ISA के अकॉर्डिंग करी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग करी जाएगी भाई यहाँ पे? कैसे करेंगे ऑडिट? किसके अकॉर्डिंग्स में करेंगे हम लोग ऑडिट? अपनी इच्छा से करेंगे या फिर देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स? किसके हिसाब से करेंगे बेटा ऑडिट हम यहाँ पे? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से Standards. करेंगे, जो स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ISA ये ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। अगर आप ISA फॉलो नहीं करोगे तो ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। In order to achieve the overall objective, the audit must be conducted in accordance with ISA, और ISA के साथ की पालना करने से, कंप्लायंस करने से आपको क्या फायदे होते हैं? दिस विल इंश्योर दैट द ऑडिटर इज फुलफिलिंग। अब क्योंकि अगर देखो आप ISA फॉलो नहीं करोगे ना, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कोई पाथ आपको नहीं पता, कोई प्रोसीजर आपको नहीं पता और आप काम कर रहे हो, तो उससे फिर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ISA को फॉलो करने से ये इंश्योर हो जाता है कि भाई ऑडिटर अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। यस और नो? ये हो जाएगा Yes, कि sir. हाँ, ऑडिटर ने अपनी जिम्मेदारियों को, देखो मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ और मेरे काम जो मैं कर रहा हूँ, तो अब मेरे क्लाइंट के लिए जब मैं काम करूंगा तो क्या ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे वो मेरी क्वालिटी रिव्यू होगा? कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने काम मेरा अच्छे से किया है नहीं किया? आपने सुना है ना कि भाई सर्विस में अगर आप कमी रखते हो, ठीक है, सर्विस तो आजकल तो देयर आर कंज्यूमर कोड्स एंड ऑल, तो वो वहां चल जाते हैं। कंज्यूमर कोड्स के बारे में पढ़ा है आपने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा, नहीं पढ़ा? 12th में नहीं पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप लोगों ने? पढ़ा है. यस सर। पढ़ा है ना? तो अभी जो एप्लीकेबल, अब तो आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेरे ख्याल से 96 वाला, है ना? वही पढ़ा था कि अभी 2019 वाला पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? नहीं, किसी को याद नहीं? चलो खैर ये रिलेवेंट नहीं है अभी 2019 में, हालांकि मैं बताया था नया कंज्यूमर, तो उसमें बताया कि भाई अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर अपनी सेवा में कमी रखता है तो हो सकता है कि उसे अपने कंज्यूमर को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे, या हो सकता है सर्विस को सुधारना पड़ेगा। ये है, तो मेरे ऊपर भी तो लीगल लायबिलिटी आ सकती है ना अगर मैं मेरा काम अच्छे से नहीं करूंगा। यस और नो? Yes, sir. मेरी क्या यस सर। जिम्मेदारियां हैं मेरे क्लाइंट की ऑडिट करने को लेकर के, ये जरूरी है। वो जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी पड़ेगी। इफ आई डू नॉट फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर आर चांसेस ऑफ लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट मी। मेरे अगेंस्ट में भी कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है, क्योंकि मेरा क्लाइंट है, वो मेरा अल्टीमेटली कस्टमर है जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, तो ISA की पालना करने से, आपकी ऑडिट एज पर ISA करने से आपकी वो जिम्मेदारियां पूरी होगी। आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। फिर मेरे से पूछा, अब मैंने ऑडिट करी और एज पर ISA अगर मैंने ऑडिट करी है तो मैंने मेरी जिम्मेदारियों को पूरा किया। उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ कंपनी में, कोई फ्रॉड हो गया जो जहां पर अनडिटेक्टेड रह गया है, या जिसकी वजह से जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई मैंने मेरा काम एज पर जो मेरे लिए बनाए गए स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया है। ठीक है, अगर उसके बाद भी स्टिल देयर आर सर्टेन फ्रॉड्स दैट हैज बीन कमिटेड, तो फिर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, नहीं हो ना भाई, तो मैं उस लीगल रिस्पॉन्स लाइबिलिटी से अपने आप को बचा सकता हूँ वहां पर जाकर के। आ रही है बात बेटा समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है,
तो ये बहुत समझने वाली चीज है कि अगर आप आईएसए को फॉलो नहीं करोगे ना ऑडिट में, तो इट मे ब्रिंग यू अंडर सर्टेन रिस्क ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो ये जरूरी है कि हम हमारी काम जो है वो एज पर आईएसए के अकॉर्डिंग करें, ताकि हमारे को जब आप कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपके पास हो कि भाई देखो मैंने मेरा काम जो है वो पूरे तरीके से किया, जो मेरे से अपेक्षा करी जाती थी, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई थी वो जिम्मेदारी मैंने पूरी निभाई है। बट उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो देखो, अब डॉक्टर भी अपने पेशेंट को बचा नहीं सकता, वो सिर्फ अपने काम को सीरियसली लेके कर सकता है, ढंग से कर सकता है। बट क्या ये गारंटी है कि वो पेशेंट बचेगा ही बचेगा? अब किसी का लिखा है ऊपर जाना तो जाएगा ही सही ना, यस और नो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो लेकिन उसको अपना काम तो अच्छे से करना पड़ेगा ना। अब कल को अगर कोई डॉक्टर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन है तो बता देगा भाई कि देखो मेडिकल साइंस में ये प्रोसीजर है इस बीमारी का, और मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया था, उसके बाद भी मर गया तो क्या करेंगे? तो वही चीज हमारे लिए भी है कि भाई अब हमारा क्लाइंट है, हमने उसकी ऑडिट एज पर रिटर्न स्टैंडर्ड्स करी है, तो अब उसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है तो मेरे अगेंस्ट में तो लीगल नहीं जा सकता आप, ये चीज। ठीक है, तो ये आईएसए का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इससे आप ये इंश्योर हो जाएगा कि भाई आपने अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाई हैं। सेकंड पॉइंट, अलाउ यूजर टू हैव एज मच कॉन्फिडेंस इन ऑडिटर ओपिनियन as others and therefore to rely on audited side of financial statement to the same extent that they rely on another। तो सभी ऑडिटर्स के काम पर विश्वास बराबर से किया जा सकता है, यस और नो? अगर आप आईएएस, क्योंकि मैं भी आईएएसए के हिसाब से काम करूंगा, कोई दूसरा ऑडिटर भी आईएएसए के हिसाब से काम करेगा, तो अगर हम दोनों सेम ही स्टैंडर्ड्स पे काम करेंगे तो दोनों के काम पे विश्वास किया जा सकता है। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये दूसरा बेनिफिट है कि भाई यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो देखने वाले आपके काम को वो ज्यादा आप पे कॉन्फिडेंट होकर के आपकी काम को पे रिलाय करेंगे, विश्वास करेंगे। ठीक है, क्वालिटी जो है वो ऑडिट की वो इज मेंटेन हो जाएगी हाई स्टैंडर्ड पे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। मेजर होगा आपके पास कि भाई ऑडिटर के काम को अगर नापना है तो वो आप नाप पाओगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटर वर्क नेसेसरी व्हेन डिटरमाइनिंग देयर सूटेबिलिटी, तो एक स्टैंडर्ड है जिससे आप ये मेजर कर सकते हो कि भाई ऑडिटर ने काम कैसा किया है। अगर एज पर आईएसए नहीं है तो आप बोल दो कि भाई अच्छा काम नहीं किया, पुअर क्वालिटी का काम किया, आपके लिए ये जिम्मेदारी थी वो आपने नहीं निभाई। अदरवाइज कैसे होगा? आगे बात समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Now they say what is the difference between professional skepticism and professional judgment? Skepticism का मतलब तो याद है, पिछली अपन ने लास्ट उसमें पढ़ लिया था, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आपका जो डाउटफुल माइंड आपका रहना चाहिए, ठीक है, वो तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है, और प्रोफेशनल जजमेंट ही है। प्रोफेशनल जजमेंट इज दी एप्ली, ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो हमने पढ़ लिया ना लास्ट में, ठीक है। यस। इन दैट इज डाउटफुल माइंड और इंक्वायरिंग माइंड ना, डाउटफुल और इंक्वायरिंग माइंड। Now they say what is professional judgment? Professional judgment is the application of relevant training, knowledge, and experience in making informed decision about the courses of action that are appropriate in the circumstances of the audit engagement। जजमेंट मतलब होता है निर्णय लेना बेटा। क्या मतलब होता है जजमेंट? मतलब निर्णय लेना, डिसीजन लेना। आ गया सिंपल। जजमेंट शब्द का मतलब समझ में आया, आया ना? पहले वो समझना जरूरी है। Yes, sir. जजमेंट मीन्स टेकिंग अ डिसीजन, हिंदी में बोले तो निर्णय लेना है ना। व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब जब आप निर्णय कैसे लेते हो, आप डिसीजन कैसे लेते हो। ठीक है, जब आपने अपनी रिलेवेंट ट्रेनिंग जो ली है, अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो भाई, पढ़ाई कर रहे हैं तो ट्रेनिंग हो गई है हमारी, यस और नो? अभी आप जब एसीसीआई की यस सर। पढ़ाई कर रहे हो, सो इट इज यू आर गेटिंग नॉलेज, यू आर गेटिंग ट्रेन्ड। बट हो सकता है कि कल को आप जाके किसी कंपनी में या किसी ऑडिटर के पास आप काम करेंगे, तो दैट एट दैट टाइम यू विल आल्सो गेट दी सर्टेन नॉलेज। तो रिलेवेंट जो ट्रेनिंग है, आपने जो आज की डेट में जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, जो नॉलेज आप ले रहे हो, जो एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, तो ये ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस को अप्लाई करके, ठीक है, कोई जो कोई परिस्थिति आती है और वहां पर हमको एक निर्णय लेना होता है, ठीक है, आम आदमी उस टाइम पे कैसे निर्णय लेगा और
एक प्रोफेशनल व्यक्ति कैसे जो है वो निर्णय लेगा, उसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल, मैंने जो ट्रेनिंग ली है, जो नॉलेज ली है, जो एक्सपीरियंस लिया है, उस ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज को अप्लाई करके, ठीक है, जब मैं कोई एक डिसीजन लेता हूं, ठीक है, जो कि उन परिस्थितियों में अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, जो भी मेरा ऑडिट में कर रहा हूं, उन परिस्थितियों में जो अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अपनी ट्रेनिंग अप्लाई करके, अपनी नॉलेज अप्लाई करके, अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करके, बेटा जब मैं कोई जजमेंट लेता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ, तो ऐसे डिसीजन को प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। आ गई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जैसे हाँ, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप कभी अगर हॉस्पिटल जाएंगे और अगर डॉक्टर को कोई ऑपरेशन करने का निर्णय, डिसीजन लेना है, और वही डिसीजन आपको भी लेना है, तो आपके डिसीजन लेने में और उसके डिसीजन लेने में बहुत फर्क है। देखो, आप आम आदमी हो, आप चीजों को, परिस्थितियों को समझते नहीं हो कि भाई उसका ऑपरेशन करना कितना जरूरी है। आप समझते नहीं हो ना उस चीज को। यस और नो? नहीं समझते? क्या आप समझते हो? आपको पता है क्या हो रहा है? नहीं समझते ना, यू डोंट नो द मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो डॉक्टर के पास उसने पढ़ाई करी है, उसने एक्सपीरियंस लिया, तो वो सब चीजों को यूज में लेकर के और उन सर्कमस्टांसेस में एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा कि हाँ भाई देखो, ये ऑपरेशन मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो हम करेंगे, नहीं करना चाहिए तो नहीं करेंगे, मना कर देगा। ठीक है, तो वो जो डिसीजन है, दैट इज एंड प्रोफेशनल जजमेंट फॉर द डॉक्टर। और इसी तरीके से जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां पे आपको भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यस और नो? आपको भी तो एक ओपिनियन देना है ना कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर exhibiting a true and fair position of the company or not. Yes or no? है ना? Yes, sir. तो आप जब कोई डिसीजन लेंगे appropriate circumstances में, you will also apply that relevant training, knowledge and experience. उसको बेटा अपन प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। फर्क समझ में आया स्केप्टिज्म एंड जजमेंट में? यस और नो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Therefore, the use of risk-based approach इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस जो है, और एक इंक्विजिटिव ओपन माइंड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। Although risk assessment is a fundamental element of planning process, risk can be uncovered at any stage of the audit and procedures must be adapted in light of revelations that indicate further risk of material. It is the responsibility of most senior reviewer, usually the engagement man, to confirm that this happen. अभी क्या कह रहे हैं कि भाई पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे, फिर ऑडिट करेंगे, कि पहले ऑडिट करोगे, बाद में रिस्क असेसमेंट करोगे? क्या करोगे पहले आप? ये बताओ। Risk assessment. रिस्क असेसमेंट पहले करेंगे सर। ठीक है ना, पहले हम लोग करेंगे रिस्क असेसमेंट। तो ये तो फंडामेंटल एलिमेंट है प्लानिंग का। ठीक है, ये तो हमारी प्लानिंग का फंडामेंटल, प्लानिंग जो है वो एलिमेंट है। हमारी प्लानिंग रिस्क असेसमेंट के बेस पे होगी। प्लानिंग कब करेंगे? प्लानिंग करेंगे रिस्क असेसमेंट के बाद। कब करेंगे प्लानिंग? प्लानिंग कब करेंगे? रिस्क असेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग का आधार ही रिस्क असेसमेंट होगा। आप ये पहले समझोगे कि भाई रिस्क कितना ऑडिट करने में, ऑडिट रिस्क कितना है, और उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई जो रिस्क है ना, वो ऑडिट की किसी भी स्टेज पे अनकवर्ड हो सकता है। देखो, मैंने जब प्रिलिमिनरी, पहले जब मैंने रिस्क असेसमेंट किया, हो सकता है तब कोई फैक्ट मुझे नहीं पता चला हो, तब कुछ परिस्थितियों के बारे में मुझे नहीं पता हो, कोई फ्रॉड मुझे नहीं पता चला हो, लेकिन ड्यूरिंग दी ऑडिट वो कंडीशन मेरे सामने आ गई। काम कर रहे थे, काम करते करते पता लग गया, अरे भाई यार, ये तो ऑडिट रिस्क है, यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन करने की संभावना है। तो इन्होंने बोला कि रिस्क असेसमेंट, हाउएवर इट इज फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द प्लानिंग, लेकिन फिर भी रिस्क आपकी ऑडिट की किसी भी स्टेज पे बेटा क्या हो सकता है? डिटेक्ट हो सकता है। हो सकता है भाई? यस और नो? Yes, sir. रिस्क Yes, sir. आपको ऑडिट की किसी भी स्टेज पे आके पता लग सकता है। एंड इफ एट एनी टाइम, एट एनी स्टेज, इफ एनी रिस्क इज अनकवर्ड, कोई रिस्क आपको पता चला, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोसीजर्स अडेप्ट करने पड़ेंगे। जो भी फर्दर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हमें फर्दर प्रोसीजर्स जो है वो यूज में लेकर के, और ये पता करना पड़ेगा कि भाई इससे हमारी ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये जरूर, देखो प्लानिंग कर दी,
बट प्लानिंग कभी भी स्टैटिक प्लानिंग नहीं होती, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। प्लानिंग आप स्टैटिक करते हो कि आपको फ्लेक्सिबल करनी चाहिए प्लानिंग? कैसी प्लानिंग होनी चाहिए आपको? रिजिड होनी चाहिए या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी प्लानिंग? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। रिजिड आप प्लानिंग कब मत करो, क्योंकि देखो फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी बदल सकता है। आपने कुछ बेस लेकर के प्लान किया ना, अगर वो बेस ही चेंज हो गया पूरा, तो मेरी प्लानिंग कहाँ खड़ी रहेगी? वो भी गिर जाएगी ना पूरी, तो मेरे को वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपको प्लानिंग जो है वो कैसी रखनी चाहिए? वो फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये जनरली काम किसका होता है? इन्होंने बोला कि भाई जो मोस्ट सीनियर रिव्यूअर है, काम जो देख रहा है, उसका होता है जनरली। ये एंगेजमेंट पार्टनर्स होते हैं। आ गया भाई समझ में? क्लियर है? यस और नो? जी, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें अपना प्लानिंग प्रोसेस है, जो अपन कल पढ़ेंगे। इसको आज इसको इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं, फिर कल प्लानिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज 2-4 बच्चे भी नहीं हुए, वो भी आ जाएं कल, क्या भरोसा। ठीक है भाई, कोई डाउट हो इसमें तो बताओ यहाँ तक। नो सर। आ No, गया sir. समझ में इनिशियली प्लानिंग Yes. क्या होता है? कुछ बेसिक टर्म्स हमने, बेनिफिट्स हमने पढ़ लिया, और प्रोफेशनल जजमेंट हमने पढ़ लिया, स्केप्टिज्म से कैसे डिफरेंस है ये हमने पढ़ लिया, प्लानिंग के फायदे क्या होंगे। कल हम बेटा प्लानिंग प्रोसेस पढ़ना चालू करेंगे। क्लियर है? आ गया यहाँ तक समझ में? कोई डाउट हो आज की क्लास में तो बताइए। No, sir. चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं ना। Yes, sir. चलिए बाय, गुड। यस सर।